अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप पॉलिटी के खंड को, राज्य व्यवस्था के खंड को ठीक तरीके से तैयार करें। ये खंड पर पकड़ आपको न केवल प्रारंभिक परीक्षा में मदद करेगी बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में भी आपके लिए तैयारी खासी महत्वपूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके इंटरव्यू के प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर जो आप देंगे उसमें भी एक बेहतर परिमार्जन नजर आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की जितनी भी राज्य व्यवस्था संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको हम शामिल करते हैं ताकि आपका इन पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो सके, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण खबरें लगातार चर्चा में रही। एक खबर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित थी। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, तो इसी प्रक्रिया में हम हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेंगे। साथ ही आर्टिकल 143 भी लगातार चर्चा में रहा है। ये आर्टिकल क्या है, किससे संबंधित है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हाल ही में आप जानते हैं कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है। अब वो उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उन उपराष्ट्रपति किन अनुच्छेदों के तहत इस्तीफा देता है, उसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति होने के लिए पात्रता क्या है, इन सभी विषयों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर। टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में आने का कारण यह है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बने हैं, न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम। इनको हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा शपथ दिलाई गई है नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश हैं। इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। न्यायमूर्ति जो श्रीराम है, इनका राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यकाल जो है वो केवल लगभग 69 दिन का रहेगा, क्योंकि 27 सितंबर 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। न्यायमूर्ति श्रीराम ने किसका स्थान लिया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव का स्थान लिया है, जिनका ट्रांसफर कहां हुआ है, कहां पर इनको स्थानांतरित किया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय में इनको स्थानांतरित किया गया है। इसी बहाने हम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जान लेते हैं। और जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानना हो तो उसमें एक अनुच्छेद विशेष रूप से चर्चा में आता है। कौन सा अनुच्छेद आता है? वह अनुच्छेद 217 आता है। अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और वो परामर्श से की जाती है। तो परामर्श किसका लेते हैं? परामर्श लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश का और संबंधित राज्य के, जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है उस न्यायालय के, उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है। तो ये तथ्य आपको स्पष्ट हो गया। इसके अलावा अगर उच्च न्यायालय में जो नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की है तो परामर्श में उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो परामर्श में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश से अलग अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो परामर्श में एक और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी इस परामर्श में शामिल हो जाते हैं। अगर हम परामर्श प्रक्रिया को देखें तो आप ये भी जानिए कि जो पूरा सिस्टम है ये किस प्रकार से सिफारिश करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। और कॉलेजियम सिस्टम में जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो तो कॉलेजियम में कितने सदस्य शामिल होते हैं? 3। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। आप जानते हैं कि ये जो पूरी कॉलेजियम व्यवस्था आई है ये 3 न्यायाधीश मामलों के माध्यम से हमारे सामने आई। अभी उन तीनों मामलों को हम जानेंगे। पहला 1981 का है, दूसरा 1993 का है और तीसरा 1998 का है। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है तो वहां पर कॉलेजियम में
5 सदस्य होते हैं। कौन सदस्य होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। लेकिन जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण की बात होती है तब कोलिजियम में 3 मेंबर होते हैं। उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही इनको ये जिसकी सिफारिश करते हैं वो प्रस्ताव किस प्रकार से जाता है? ये प्रस्ताव 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के, वो भी शामिल होते हैं, वो ही उनको प्रस्ताव देते हैं और फिर वो सिफारिश करते हैं। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके कुछ नामों का प्रस्ताव करते हैं और फिर कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें 3 मेंबर शामिल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो अपनी सिफारिश करते हैं। उच्च न्यायालय में जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आती है तो ये इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो संबंधित राज्य से बाहर का होगा। तो विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता है कि जिस भी राज्य में नियुक्ति होनी है किसी मुख्य न्यायाधीश की, वो मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का सामान्यतः नहीं होता है, बाहर का होता है। तो इस चीज को हमने जान लिया, कुछ बेसिक तथ्यों को, कॉलेजियम सिस्टम को जान लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनका स्थानांतरण किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की ही एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं, कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जानते हैं। ये प्रणाली किस प्रकार से अस्तित्व में आई? ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से ही अस्तित्व में आई है, संसदीय अधिनियम के माध्यम से चर्चा में वो एस्टेब्लिश नहीं हुई है, संसदीय अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में नहीं आई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो जैसे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो 217 में है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो 124 में आपको मिल जाएगा, विशेष तौर से 124(2) में मिल जाएगा। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान है, वो नियुक्तियों को करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है, और इसलिए समय के साथ आप कॉलेजियम सिस्टम का अस्तित्व में आने को देख सकते हैं। यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम को देख लेते हैं किस प्रकार से ये समय के साथ अस्तित्व में आया है। 3 न्यायाधीश मामले इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहला न्यायाधीश मामला 1981 का है। इसमें न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर, यानी न्यायिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियां और वहां पर स्थानांतरण यानी तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो सुझाव है उसकी प्रधानता को, पहले न्यायाधीश मामले में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश का जो सुझाव है उसकी प्रधानता को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है, ठोस कारणों के चलते उसको अस्वीकार किया जा सकता है। और इस प्रकार से इस निर्णय ने 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण में एक तरह से न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता को स्थापित कर दिया था। 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक क्यों? क्योंकि अगला दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में हमारे सामने आता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी निर्णय से वस्तुतः यह माना जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब परामर्श की बात आती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो इसका अर्थ वास्तव में सहमति से होता है। केवल परामर्श नहीं है, वो वास्तव में सहमति है। और आगे इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यक्तिगत राय नहीं होगी ये, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। इस प्रकार से यहां पर एक 3 सदस्यीय प्रणाली हमारे सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के भी परामर्श को शामिल कर दिया। इस प्रकार से ये कॉलेजियम सिस्टम यहाँ अस्तित्व में आया। एक संस्थागत राय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श की बात थी, उसको एक संस्थागत राय का रूप दे दिया गया न्यायाधीश मामला 1993 के माध्यम से। एक और मामला 1998 में आया, जिसको हम न्यायाधीश मामला, तीसरा न्यायाधीश मामला के नाम से जानते हैं। इस निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है उसके दायरे को बढ़ा दिया गया। अब ये 3 सदस्य नहीं रहा, बल्कि इसको 5 सदस्य कर दिया गया, और कॉलेजियम में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश चीफ जस्टिस के अलावा शामिल हो गए, जिस कॉलेजियम सिस्टम का वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। तो यही है, 3 न्यायाधीश मामलों के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई है। सरकार ने इस व्यवस्था के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई व्यवस्था विकसित करने की भी कोशिश की थी। वर्ष 2000
2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इस प्रकार से व्यवस्था गिर गई। जो कॉलेजियम प्रणाली है इसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। एक आधार यह है कि ये बहुत ही अपारदर्शी सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। कौन किसकी किस प्रकार नियुक्ति कर रहा है, इसमें भाई भतीजावाद के भी गुंजाइश के कारण इसकी आलोचना की जाती है। साथ ही इस पूरे सिस्टम में यह माना जाता है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं और इसमें कार्यपालिका की जो सरकार है उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो कार्यपालिका का एक बहिष्करण नजर आता है, जो कि एक ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन सब कारणों की वजह से इस व्यवस्था की यानी कोलिजियम सिस्टम की आलोचना भी की जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 143 से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में आने का इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ विधिक प्रश्नों पर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सलाह मांगी है। और जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत मांग सकते हैं? आर्टिकल 143 के तहत मांग सकते हैं। अभी इसके बारे में और जानेंगे। तो इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। ये सलाह क्यों मांगी गई है? सलाह इसलिए मांगी गई है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की समयबद्ध कार्रवाई से जुड़ा एक हालिया मामला आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित जो विधेयक हैं उसमें राज्यपाल और जो राष्ट्रपति निर्णय लेंगे वो एक समयबद्ध तरीके से लेंगे, ये एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी। और इसी प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न थे, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न थे, जिन पर सलाह राष्ट्रपति ने किससे मांगी है? सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। और इसी के कारण पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। चलिए थोड़ा सा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आर्टिकल 143 की बात करें तो उसकी एक बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नजर आती है, क्योंकि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वहां पर भी आप इसके तार देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शात्मक यानी एडवाइजरी भूमिका का प्रावधान यहीं से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल था क्योंकि ब्रिटिश शासन था, उसको यह शक्ति दी गई थी कि वो किसी कानूनी या जनहित के मामले पर, किसी लीगल मैटर पर या किसी पब्लिक मैटर पर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न पर फेडरल कोर्ट, जो कि उस समय की सबसे सर्वोच्च कोर्ट हुआ करती थी, उसको भेज सकता है, उसको मामला रेफर कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है। तो ये व्यवस्था कहां पर थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी। इसके अलावा कनाडा के संविधान में भी आप इस प्रकार का प्रावधान दे सकते हैं, जहां पर फेडरल जो सरकार है वो न्यायालय से सलाह मांग सकती है। लेकिन अमेरिका में ये व्यवस्था आप नहीं देखेंगे, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई परामर्श नहीं देता है, क्योंकि वहां एक शक्तियों का जो भी अलग अलग अंग है, एक प्रकार से चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, उनकी शक्तियों में एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। इसलिए वहां पर इस तरह की परामर्शात्मक शक्तियां आपको सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 143 को जान लेते हैं। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने जान लिया, अब अनुच्छेद 143 को जान लेते हैं। राष्ट्रपति कोई भी विधिक, लीगल या तथ्यात्मक फैक्ट के प्रश्न पर जो जनहित से जुड़ा हो, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है यानी उस पर सलाह मांग सकता है। यह परामर्श राष्ट्रपति किसके कहने पर भेजता है? मंत्री परिषद की सलाह पर भेजता है। ये परामर्श जो मांगा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 143 के तहत, ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही भेजा जाता है एक प्रकार से, क्योंकि राष्ट्रपति अपने कार्य जो उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं उनको छोड़ करके वो सारे कार्य किसके आधार पर करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 145 भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये कहता है कि ऐसा परामर्श कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाएगा। तो जो परामर्श मांगा जाता है, इस परामर्श पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि कम से कम 5 न्यायाधीश इस परामर्श में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसा ठीक लगे, जैसा उसे फिट लगे, उसके आधार पर उत्तर दे सकता है। जो भी प्रश्न उससे पूछे जाएं, विधिक और तथ्यात्मक प्रश्न जो कि जनहित से जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी उत्तर देगा, जो भी परामर्श देगा, वो बाध्यकारी नहीं होगा राष्ट्रपति पर। यह केवल एक प्रेरक, परसुएसिव
वैल्यू रखता है, बाध्यकारी नहीं होता। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य आगे के निर्णय होंगे वो भी इसे एक प्रेसिडेंट के रूप में एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा वो सुप्रीम कोर्ट के आगे के निर्णयों के लिए एक प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, एक आधार के रूप में काम नहीं करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सलाह पहले दी है। जैसे पहला मामला 1951 में आता है डेली लॉज एक्ट केस का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेलीगेटेड कानून निर्माण की सीमाएं तय कर दी थी। डेलीगेटेड कानून निर्माण की सीमाएं इस प्रकार से तय की थी कि जो संसद है वो अपने कुछ दायित्वों को कार्यपालिका को दे सकती है, लेकिन अपने सभी, एक प्रकार से जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट है, वो अपने सभी दायित्वों को कार्यपालिका को नहीं सौंपेगी। कुछ को सौंप सकती है लेकिन सभी दायित्वों को नहीं सौंप सकती है। इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, इस पर परामर्श दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसी प्रकार से केरला एजुकेशन बिल 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित किया था अपने परामर्श में। केशव सिंह केस 1965 में विधानमंडल के विशेषाधिकारों की व्याख्या की गई थी। एक महत्वपूर्ण मामला आया था, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने, ऐसा उस पर आरोप था कि उसने विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया, सदस्यों का विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 1974 का एक मामला है जिसमें प्रेसिडेंशियल पोल केस में राष्ट्रपति चुनाव राज्य विधानसभाओं के भंग होने पर भी हो सकते हैं, इस प्रकार का एक परामर्श दिया गया था। स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 में कोर्ट परामर्श कुछ महत्वपूर्ण एक पैरामीटर्स निर्धारित किए गए। पैरामीटर्स क्या थे? स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 में यह कहा गया कि कोर्ट परामर्श देने से इनकार कर सकता है, यानी अगर कोर्ट से परामर्श मांगा गया है तो वो परामर्श देने से भी इनकार कर सकता है अगर उसे ये उपयुक्त लगता है। साथ ही उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट जो परामर्श देगा उसके माध्यम से संसद की शक्तियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि अभी हमने देखा था, थर्ड जज केस, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 वो भी एक तरह से परामर्श के रूप में सामने आया था और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली की जो रूपरेखा है, जैसा कि उसमें बताया कि 5 सदस्यीय सिस्टम कर दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके माध्यम से भी ये भी एक परामर्श के रूप में ही ये निर्णय हमारे सामने आता है। वर्तमान संदर्भ क्या है जिससे आर्टिकल 143 एक चर्चा में आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्णय में क्या कहा था? राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए। जो विधेयक राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित किए जाते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर ऐसा मामला राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रेफर किया जाता है तो इनके लिए एक समय सीमा, उसने कहा कि समय सीमा के अंतर्गत काम करना चाहिए। उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कह दिया। तो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए जो संदर्भ बिंदु हैं, एक प्रकार से परामर्श के लिए जो तथ्यात्मक प्रश्न भेजे गए हैं, उसमें कुल 14 प्रश्न शामिल किए गए हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ये पूछा गया है कि क्या अदालतें ऐसी समय सीमा तय कर सकती हैं? यानी अदालतों ने जो विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो प्रश्न राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या अदालतें ऐसी समय सीमा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तय कर सकती हैं जो संविधान में दी ही नहीं गई है। और क्योंकि ये सारा काम अनुच्छेद 142 के तहत होता है तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की सीमा अनुच्छेद 142 के तहत क्या है, ये भी पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आर्टिकल 142 की बात हुई है तो यहां पर आर्टिकल 142 के बारे में भी सामान्य तथ्य जान लीजिए। वो तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं विवेकाधीन, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता हुआ दिखता है आर्टिकल 142। क्यों दिखता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आर्टिकल 142 के तहत करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है, ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके सामने लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, और इसी के तहत वो इस प्रकार के निर्णय दे देता है। तो यहां पर यह भी प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भेजे गए हैं कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की वस्तुतः सीमा क्या है, क्योंकि वो कई प्रकार के मामलों को सुलझाने के लिए, लंबित मामलों को सुलझाने के लिए, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के बहुत ही प्रभावकारी निर्णय देता है।
तो वहां पर समय से वो भी पूछा गया है कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की सीमा क्या है, ये भी राष्ट्रपति ने पूछा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है, जो कि हाल ही में आया था। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि जिस समय इन्होंने इस्तीफा दिया, स्वाभाविक है कि उपराष्ट्रपति थे, अब उपराष्ट्रपति नहीं है, इनके द्वारा 21 जुलाई 2025 की रात को इस्तीफा दिया गया। इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया। उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा देते हैं? आर्टिकल 67 सबक्लोज क या ए, उपखंड 67 के उपखंड ए के तहत इस्तीफा दिया जाता है। और ये जगदीप धनखड़ ने कब उपराष्ट्रपति पद संभाला था? अगस्त 2022 में। इस प्रकार से इनका कार्यकाल समाप्त होना था वर्ष 2027, अगस्त 2027 में, लेकिन लगभग 3 साल पहले ही इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। और आप देख 3 साल पहले नहीं, मतलब 3 साल का इन्होंने, लगभग 3 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। 2 साल पहले, लगभग इन्होंने 2 साल, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 साल पहले इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफे के बाद की सामान्य प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी जान लीजिए कि ये इस तरह से अपना कार्यकाल पूर्ण किए बिना भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किए बिना ही पहले इस्तीफा दे दिया है। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था भारत के? वो थे वीवी गिरी। इनके द्वारा इस्तीफा कब दिया गया था? 1969 में। दूसरे कौन थे? आर वेंकटरमन, जिनके द्वारा इस्तीफा कब दिया गया था? 1987 में। इन्होंने लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था, इन्होंने लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दोनों को ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था, तो स्वाभाविक है क्योंकि इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। अब इनको राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना है, इन्होंने अपने कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है, यानी एक्टिंग जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की ही नहीं गई है। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव किस अधिनियम के माध्यम से होते हैं? किस अधिनियम का उसमें जिक्र आता है? ये तहत होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। राष्ट्रपति के भी इसी अधिनियम के तहत होते हैं। परंपरा अनुसार लोकसभा या राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनमें से किसी एक को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर इस चुनाव के लिए नियुक्त किया जाता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी पदेन सभापति होता है, इसलिए भले ही एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो नए उपराष्ट्रपति नियुक्त होंगे वो 5 वर्ष के ही लिए रहेंगे, न कि जो बचे हुए 2 साल हैं उसके लिए नहीं रहेंगे। जो बचा हुआ टोटल समय है, शेष बचा हुआ कार्यकाल है, उसके लिए नहीं रहेंगे, बल्कि 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल नए राष्ट्रपति निभाएंगे जो भी बनेंगे। चुनाव प्रक्रिया क्या है? चुनाव प्रक्रिया में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और सभी में निर्वाचित सदस्य भी आते हैं और नामित सदस्य भी शामिल होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला से और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। मतदान गुप्त बैलेट के माध्यम से होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। जीतने के लिए प्रत्याशी को कुल वैध मतों का आधा प्लस 1 वोट हासिल करना होता है। यहां पर इन शब्दों का मतलब क्या है? इन शब्दों के अर्थ को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी? 543 है। राज्यसभा में कितना है? 245 है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 788 हो गई। क्योंकि सभी सदस्य सांसद होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नामित हो, इसलिए उनके वोट का मूल्य भी बराबर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्योंकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्य विधान, तो इसलिए वहां पर वोटों का मूल्य डिफरेंट हो जाता है, वो थोड़ी जटिल प्रणाली हो जाती है। यहाँ पर सबका वोट मूल्य एक बराबर होता है। तो एक निश्चित मत हासिल करने होते हैं जिसको कोटा कहते हैं। तो कोटा एक निश्चित हासिल करना है। कोटा क्या होता है? जैसे 788/2 + 1, 788/2 ये कितना आएगा?
394 प्लस 1, यानी एक प्रकार से इस संख्या के हिसाब से 395 मत हासिल करने होंगे, एक पूरा 395 मत का कोटा हासिल करना होगा। लेकिन ये केवल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी संभव है कि 788 के 788 मत न दें, तो जितने भी मत डालेंगे, जितने भी मत पड़ेंगे प्रभावी तौर पर, उनका बाई 2 प्लस 1 वोट हासिल करना पड़ेगा, कोटा हासिल करना पड़ेगा। कई बार 2 से अधिक सदस्य लड़ सकते हैं चुनाव, और जब 2 से अधिक सदस्य चुनाव लड़े तो ये प्रेफरेंस बेस्ड होता है। प्रेफरेंस मतलब जब वोट डाला जाता है तो सभी सदस्य अपनी पहली, दूसरी, मामला मान लिए 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए, तो सभी सदस्य वोट डालेंगे, अपनी पहली प्रेफरेंस रखेंगे, दूसरी प्रेफरेंस रखेंगे और फिर तीसरी प्रेफरेंस रखेंगे। मान लिया पहले वाले सदस्य को जो कोटा उसको हासिल करना है, जितना जितना यहां पर बताया गया है, वो प्राप्त नहीं होता है, तो जिसको सबसे कम वोट हासिल हुए हों वो उसे बाहर कर दिया जाता है। और इसकी, क्योंकि इसको जब बाहर किया जाएगा तो जहां पर इसको पहली प्रेफरेंस मिली है वो तो रहेगी, लेकिन जो इसके पर्ची पर दूसरी प्रेफरेंस और तीसरी प्रेफरेंस होगी उसको कंसिडर किया जाएगा विशेष तौर से दूसरी प्रेफरेंस। तो दूसरी प्रेफरेंस इस व्यक्ति की है या इस व्यक्ति की है, वो इसको इस प्रकार से ट्रांसफर होती रहती है। और जब तक ये कोटा प्राप्त नहीं किया जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और राष्ट्रपति चुनाव इस प्रकार से संपन्न किया जाता है। तो आपने इस प्रक्रिया को समझ लिया। अब पात्रता देखते हैं, पात्रता क्या है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, न भारत सरकार के, न राज्य सरकार के, और न जो हमारे प्राधिकरण है, अधीनस्थ प्राधिकरण है, न उनसे संबंधित लाभ के पद पर हो, और किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकता है, बन सकता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 67 का सब क्लोज 1, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 72। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।